दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म हमारी अधूरी कहानी के बारे में। कुछ बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि फिल्म में एक जगह कहा गया है कि ये जो तेरी आंखों में इश्क का जुनून है, इस इश्क ने तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बर्बाद कर दिया है, और अगर वो इश्क बुढ़ापे में हो जाए तो फिर वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बुढ़ापे में दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है और दिल उछल रहा होता है, जैसे दिया बुझने से पहले बहुत ज़ोर से भभकता है। तो ये बुढ़ापे का प्यार वैसे ही है जो बहुत ज़ोर से भभकता है। ये कहानी टोटली एक इमेजिनेशन है। मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, बट इस फिल्म की जो डायलॉग राइटर हैं शगुफ्ता जी एक बार डांसर हुआ करती थी भट्ट साहब को मिलने से पहले। भट्ट साहब ने ही उनको राइटर बनाया है। तो शगुफ्ता जी ने एक दिन भट्ट साहब को कहा होगा कि सर, मेरे पास एक जबरदस्त किस्म की कहानी है जो ब्लॉकबस्टर से नीचे तो हो ही नहीं सकती। भट्ट साहब ने कहा होगा सुनाइए। अब शगुफ्ता जी ने कहा कि देखिए, एक बार डांसर है जो होटलों में नाचती गाती है, उसका एक बेटा है और क्योंकि वो बहुत गरीब हैं तो उनको बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ती है, और वो बच्चा एक दिन बड़ा होता है और 108 होटल का मालिक बन जाता है। ये बच्चा इमरान हाशमी है। अब 108 होटल का मालिक साला कैसे बन गया, ये जरा मुश्किल सा काम था, बट फिल्म में बड़ी आसानी से दिखा दिया गया। 108 होटल होने के बावजूद भी लुक्खे की तरह घूमता है अकेला। एक उसका असिस्टेंट है, कहीं होता है तो बस वो उसके साथ होता है। मेरा एक भी होटल नहीं है, बट खुदा की कसम भाई, अभी भी कम से कम 5-6 लौंडों के साथ घूमता हूं। एनी हाउ, दूसरी तरफ राजकुमार राव है, उसकी एक बीवी है विद्या बालन, जिनका वजन डील डॉल माशाल्लाह इतनी है कि वो राजकुमार की बीवी कम और माताजी ज्यादा लगती हैं। खैर, इनका एक बच्चा होता है। विद्या बालन जी उस बच्चे को हमेशा बताती हैं कि उसका डैडी कहीं बाहर काम करने के लिए गया हुआ है, बट हुआ ऐसा था कि वो बिहार गया था और वहां नक्सलाइट्स ने उसको किडनैप कर लिया था और वो उनकी कैद में था। यहां मुंबई पुलिस समझती है कि वो एक टेररिस्ट है जिसने कई लोगों का मर्डर किया है। खैर, विद्या जी एक होटल में फ्लोरिस्ट का काम करती हैं। यह होटल उसी मल्टी बिलियनर आदमी का है, इमरान हाशमी का। अब वो होटल में आता है और ये मैडम उनका रूम सजाती हैं। बस यहां पहली ही नजर में इमरान हाशमी को इन माताजी से प्यार हो जाता है। एक बिलियनर आदमी को एक माताजी से ही प्यार क्यों हो गया, अब ये जरा बड़ा मुश्किल सा काम था, क्योंकि खुदा की कसम शायद मेरे पास 1 बिलियन भी नहीं होंगे, बट ऐसी माताजी से मुझे तो 7 जन्मों में भी प्यार नहीं हो सकता। खैर, इसके बाद इमरान विद्या जी को कहते हैं कि क्योंकि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं तो हमारे होटल में दुबई में काम करने आ जाइए आप। अब विद्या जी दुबई आ जाती हैं। यहां से ये बच्चा छूट गया है। वो बच्चा कहां है, अब इसकी कहानी आगे कुछ नहीं है। खैर, होते होते इमरान विद्या को अपना बैकग्राउंड भी बताता है और दोनों में प्यार भी हो जाता है, और इमरान उनको अपनी मां से भी मिलवा देता है। ये मैडम
वापस मुंबई आ जाती हैं। अचानक राव साहब आ जाते हैं। अब ये मैडम अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मैं इमरान हाशमी से प्यार करती हूं। यह गजब की कहानी है जिसमें एक बच्चे की मां अपने हस्बैंड से खुलेआम कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। वाह! यह बात सुन के राव साहब भड़क जाते हैं और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस में वो बयान दे देते हैं कि उन्होंने ही सब क्राइम किए हैं और उनको फांसी की सजा हो जाती है। अब विद्या जी फिर अपने हस्बैंड के पीछे भागने लगती है। अब वो अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही है। इमरान भी उसके हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इमरान हाशमी साहब राव के बेगुनाह के सबूत ढूंढने के लिए बिहार जाते हैं और वही लुक्खों की तरह सिर्फ अकेले चल देते हैं। भाई साहब, कसम खुदा की अगर मैं भी बिहार जाऊं ना तो कम से कम कुछ नहीं 20 सिक्योरिटी गार्ड लेके जाऊंगा भाई जी। खैर, आगे इमरान के साथ क्या होता है ये तो आप फिल्म देख करके जानिए। बट राव साहब छूट जाते हैं। अब वो विद्या को ढूंढने लगते हैं। कुछ सालों के बाद विद्या उनको कलकत्ता में मिलती है। अब कहानी कहां से शुरू हुई थी कि राव 5 साल तो नक्सलाइट्स के कब्जे में था और फिर कुछ साल उसको ढूंढने में लगे विद्या को, और जब वो कलकत्ता में मिली तो यकीन करें वो बच्चा जितना छोटा पहले था इतने सालों के बाद भी इतना ही छोटा है। उसको इंजेक्शन लगा दिया गया था कि साले तू फिल्म में बड़ा नहीं हो सकता। अब इसके आगे क्या होता है ये तो आप फिल्म देखने के बाद जान लीजिए, क्योंकि मेरा तो दिमाग गया है पग भैया। मेरे से आगे कहानी कहीं नहीं जा रही है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है। पता नहीं सारे सीन इतने अजीब ढंग से लिखे गए हैं कि आपको किसी भी तरह कहीं भी इंप्रेस नहीं करते। इस फिल्म के सीन आप पे कोई भी असर नहीं छोड़ते। सीन कुछ ऐसे हैं कि उनको देखते हुए ना आपको हंसी आती ना रोना आता, बस सिर्फ अफसोस होता है कि आप टिकट खरीद के थिएटर के अंदर आए क्यों हैं। डायलॉग्स तहजीब से भरपूर हैं। शगुप्ता जी को जितनी भी फिलोसफी आती है, जितना भी अदब उनके अंदर है, वो सब यहां उन्होंने निचोड़ कर रख दिया है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो डायलॉग ना आपको अच्छे लगते हैं, ना आपको इम्प्रेस करते हैं, ना आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि इस तरह के डायलॉग आज चलते ही नहीं हैं। आज डायलॉग चलते हैं जैसे तन्नू वेड्स मन्नू में कि ये आदमी अदरक हो गया है, कहीं से भी बढ़ रहा है। जैसे पीकू में बाप कहता है कि मेरी बेटी कई लोगों के साथ सो चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, ये वर्जिन तो है नहीं, क्या अभी भी आप इससे शादी करना चाहते हो? तो मेरे ख्याल में पब्लिक को वो तहजीब से भरपूर डायलॉग आज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। पब्लिक को आजकल जरा क्रांतिकारी डायलॉग समझ में आ रहे हैं। म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा नहीं है। सिर्फ एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, बाकी गाने सो हैं। यानी इस फिल्म का म्यूजिक मोहित की लास्ट 2 फिल्मों आशिकी और एक विलन के सामने 5% भी नहीं है। और म्यूजिक हमेशा से मोहित की फिल्मों का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। लोकेशंस बहुत अच्छे हैं एंड डीओपी विष्णु ने फिल्म बहुत बढ़िया शूट की है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म कैसे बनी होगी और इसकी कास्टिंग कैसे हुई होगी। तो जैसे मैंने कहा,
शगुप्ता जी ने यह कहानी भट्ट साहब को सुनाई होगी और भट्ट साहब से पूछा होगा कि सर बोलिए कैसी कहानी है, और भट्ट साहब ने कहा होगा कि सुपर डुपर हिट, इससे बड़ी कहानी ना आज तक आई है और ना कभी आएगी। अब कास्टिंग, अगर किसी और हीरो को लेते तो वो कहानी जरूर पूछता। एक ऐसा राव ही है जिसकी इतनी औकात नहीं कि भट्ट साहब से ये पूछ ले कि कहानी क्या है, और जब भट्ट साहब ने ये कहा होगा कि कहानी मैंने लिखी है और डायरेक्टर मोहित सूरी है, तो फिर तो किसी की औकात ही नहीं है कि वो ये पूछ ले कि सर कहानी क्या होगी। अब इमरान को भट्ट साहब ने कहा होगा कि देखिए भाई, आपकी बाहर की फिल्में सब फ्लॉप होती है क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि कहानी होती क्या है। अब देखो कहानी मैंने लिखी है और डायरेक्टर कौन है? मोहित। अब बोल फिल्म करनी है क्या? इमरान ने कहा होगा सर कर रहा हूं, बट कुछ सुनाइए तो, बताइए तो। भट्ट साहब ने कहा होगा अच्छा मेरे से पूछेगा तू कि कहानी क्या है, मतलब मेरे ऊपर भरोसा नहीं तुझे जब मैं ये कह रहा हूं कि ब्लॉकबस्टर है, और तुझे पता है डायरेक्टर कौन है? पता है ना, मोहित। फिर भी तू कहानी पूछेगा? इमरान ने कहा होगा नहीं सर मैं फिल्म तो कर ही रहा हूं ना, मैं कब मना कर रहा हूं। और विद्या जी को किसी ने इस उम्र में इस पड़ाव पे एक सोलो फिल्म दे दी तो उसके लिए तो कहानी पूछने की जरूरत ही नहीं थी। बट अफसोस यह है कि कास्टिंग बहुत ही रॉन्ग थी। विद्या जी का डील डॉल वजन इतना है कि वो इमरान और राव की मां या बहन लगती है, माशूका बिल्कुल नहीं लगती। राव उसका हस्बैंड नहीं बल्कि बेटा लगता है। इमरान विद्या का आशिक नहीं बल्कि भाई लगता है। इमरान की ना वो पर्सनालिटी है ना उसके चेहरे पे वो नूर है कि वो मल्टी बिलियनर लगे। हां, इमरान को आप फटी हुई शर्ट, फटी हुई पैंट, हाथ में गन देंगे, लुक्खागिरी का रोल तो वो ठीक लग सकता है। राव ने अपने छोटे से रोल में ठीक ठाक की है। इमरान हाशमी बेचारा क्या आजकल एक्टिंग कर रहा है, मेरी समझ से बहुत परे की बात है। अगर आपको याद है जब गोविंदा आए तो उनको सिर्फ डांस आता था, एक्टिंग नहीं आती थी, बट कुछ सालों के बाद वो बहुत जबरदस्त एक्टर बन गए थे। यहां इमरान 10-15 साल पहले जब आए थे आज भी वहीं खड़े हैं। आज भी वो इतनी ही जबरदस्त एक्टिंग करते हैं कि सामने वाला आदमी देख के हिल जाता है। सामने वाला आदमी बैठा हुआ ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर ये भाई साहब इस एक्टिंग के साथ हीरो बन सकता है तो मैं हीरो क्यों नहीं बन सकता। रही विद्या बालन जी की बात, तो माशाल्लाह से उनका वजन इतना है, उनका डील डॉल ऐसा है कि उनके चेहरे पे नजर ही नहीं जाती ये देखने के लिए कि वो एक्टिंग कैसी कर रही हैं, बट उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग की है। मधुरिमा तुल्ली ने सिर्फ 2 छोटे से सीन किए हैं और वो भी एक किसी नल्ले एक्टर के साथ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख करके कि एक लड़की जो बहुत अच्छा कर सकती है इतनी जल्दी में क्यों है कि इस तरह का रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया। सारा खान भी एक छोटे से रोल में उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक किया है। सबको पता है मोहित सूरी एक बहुत जबरदस्त डायरेक्टर है। उन्होंने यहां भी अपनी भरपूर कोशिश की है, शिद्दत के साथ उन्होंने काम किया है और एक बिखरी हुई कहानी को एक बहुत ही खराब कहानी पे फिल्म बनाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से किया है, बट अनफॉर्चुनेटली कहानी में कुछ था ही नहीं। इस कहानी को दुनिया का कोई भी डायरेक्टर डायरेक्ट करता यह फिल्म फ्लॉप ही होनी थी। तो मोहित को ब्लेम करना बिल्कुल ही गलत होगा। अब 2 शब्द भट्ट साहब के लिए। सर, आपसे पहले बड़े बड़े तुर्रम खान आए, गायब हो गए, फिर आप आए, छा गए, और ये आपकी 5वीं वॉश आउट फिल्म है लाइन से। मर्डर 3, सिटी लाइट्स, खामोशियां, मिस्टर एक्स और अब ये
तो 5 फ्लॉप देने के बाद तो ये आपको पता चल ही गया होगा, आप होशियार आदमी हैं, कि आपका टाइम अब खत्म हो चुका। बट मानेंगे तो आप है नहीं सर, क्योंकि इंडस्ट्री में तो कोई भी नहीं मानता। सुभाष घई जो ऐसी ऐसी वाहियात फिल्में बना चुके हैं, उनके पास आज चले जाइए सर, वो बोलता है उससे जीनियस ना पैदा हुआ और ना आगे कभी होगा। उसको तो छोड़ दीजिए सर, दीपक तिजोरी ये कहता है कि उससे ज्यादा फिल्मों के बारे में ना किसी को पता है और ना होगा, उससे बड़ा जीनियस ही पैदा नहीं हुआ। उनको तो छोड़ दीजिए सर। रामू जी मेरे फेवरेट थे, बट आज भी सर हार मानने को तैयार नहीं है। रामू जी कहते हैं कि उनसे बड़ा जीनियस आज भी कोई नहीं है। तो सर आप भी कहां हार मानने वाले हो? आप भी ये कहोगे कि देखना अनुराग कश्यप की तरह मैं भी वापस आऊंगा। बट सर मेरी राय यह है कि अब बस आराम कीजिए, मामला खत्म हो चुका सर। तो कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही खराब है। यह फिल्म किसी भी हाल में चल ही नहीं सकती। इस फिल्म को देखकर जो बाहर निकलेगा वो 100 लोगों से बोलेगा कि भूलकर भी यह फिल्म देखने मत जाना। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। अगर आपको भी यह फिल्म देखनी है तो जाइए एंड एंजॉय द फिल्म।